Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th June 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First topic is about Operation Sindhu and India-Armenia relations. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. उसमें भी एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया हुआ है इंडियन डायस्पोरा, उससे रिलेट करके हम इस टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले करंट न्यूज देखते हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है विद द गोल ऑफ इवैक्यूएटिंग इंडियन नेशनल्स हु आर स्ट्रैंडेड इन ईरान राइट नाउ। आपको पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हो चुका है। इजराइल bombarded several locations in Iran. ईरान ने भी रिटेलिएट करने की कोशिश की है। Now US has also jumped into the fray. US is supporting Israel. तो आने वाले टाइम में ये जो टेंशन्स हैं इसके और एस्केलेट होने के चांसेस हैं बिटवीन ईरान एंड इजराइल। और ऐसे हालत में भारत सरकार ने प्रोएक्टिवली फैसला लेते हुए ईरान के अंदर जो इंडियन नेशनलिटी के लोग हैं या इंडियन डायस्पोरा है उसको वहां से इवैक्यूएट करना शुरू किया है। लगभग 4000 इंडियंस ईरान में हैं, उनमें से 50% तो स्टूडेंट्स ही हैं। अब धीरे धीरे स्टूडेंट्स को वहां से निकालने का काम शुरू किया गया है। तो पहला बैच ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हु वर स्ट्रैंडेड इन ईरान उनको आज सुबह दिल्ली लाया गया। इसके लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है उसी का नाम है ऑपरेशन सिंधु। सो ये जो इवैक्यूएशन प्लान भारत सरकार ने लिया है, इट कैन बी सीन एज अ प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स इंडियन डायस्पोरा। और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार कर रही है भारत सरकार, पास्ट में भी और पहले की सरकारों ने भी इस तरीके का प्रोएक्टिव अप्रोच लिया है इन ऑर्डर टू रेस्क्यू इंडियंस स्ट्रैंडेड अब्रॉड इन कन्फ्लिक्ट रिडन जोन्स। तो इंडियन डायस्पोरा को लेकर के काफी प्रोएक्टिव अप्रोच लेती रही है भारत सरकार। इसके पीछे मेन कारण है एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991। 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग या इंडियन नेशनलिटी के लोग दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के सेटल हुए। वहाँ पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं। फिर जब पैसा अर्न करते हैं तो काफ़ी हद तक वो पैसा रिपैट्रिएट बैक करते हैं टू इंडिया ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ रेमिटेंस। इनफैक्ट इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेमिटेंस अर्नर, जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व को ऑगमेंट भी करता है। जो रेमिटेंस भारत में आता है तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व को सपोर्ट करता है। एंड दैट इज द रीजन वाई इंडियन गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ इंडियन डायस्पोरा लिविंग अब्रॉड। 1991 के बाद से इंडियन डायस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है इंडिया की इकोनॉमी के लिए या इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए भी, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे डेवलप स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल होल्ड एज वेल। कई सारे इंडियन ओरिजिन के लोग इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होल्ड करते हैं इन द गवर्नमेंट ऑफ यूके या यूएस। तो पॉलिटिकली ऑल्सो दे हैव डेवलप्ड इनटू एन असेट, इकोनॉमिकली तो दे डायरेक्टली बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ रेमिटेंस। एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स a very proactive approach towards Indian diaspora in case of any stress. डायस्पोरा का अगर जनरल डेफिनेशन देखा जाए तो डायस्पोरा मीन्स लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सिमिलर हेरिटेज और होमलैंड। मतलब भारत के केस में अगर बात की जाए तो ऐसे लोग जो भारत की धरती से जुड़े हुए हैं। हो सकता है भारत की नेशनलिटी छोड़ दी हो, दूसरे देशों की नेशनलिटी ले ली हो, सिटीजनशिप ले ली हो, तो उनको कहा जाएगा ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इंडियन नेशनल्स हैं, अगर भारत के सिटीजन हैं और दुनिया के दूसरे देशों में रह रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको कहा जाएगा नॉन रेजिडेंट इंडियंस, एनआरआई। एनआरआई का टेक्निकल डेफिनेशन भी है कि 182 डेज से ज़्यादा लगातार अगर किसी दूसरे देश में रह रहे हैं तो उसको एनआरआई कहते हैं। तो बेसिकली इंडियन डायस्पोरा के केस में दो तरीके के लोग मेनली आएंगे। एनआरआईज मीन्स इंडियन सिटीजन्स स्टेइंग अब्रॉड एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दोज पीपल हु हैव इंडियन डिसेंट या इंडियन ओरिजिन बट हैव गिवन अप इंडियन सिटीजनशिप एंड लिविंग अब्रॉड, उनको कहा जाएगा ओसीआई। इन दोनों को कहा जाता है कलेक्टिवली इंडियन डायस्पोरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार काफ़ी प्रोएक्टिव रहती है इन प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा, और उसी कॉन्टेक्स्ट में आप ऑपरेशन सिंधु को देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि आर्मेनिया को ही क्यों चूज किया गया एज ए बेस फॉर इवैक्यूएशन प्लान या फॉर ऑपरेशन सिंधु।
तो ईरान के अंदर हॉस्टिलिटी चल रही है। अब ईरान के आसपास के देशों को आप देखिए, एक तरफ है टर्की। टर्की के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं। दूसरे तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ तो ऑफ कोर्स हमारे कोई रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रेजीम है या तालिबान की सरकार है, जिस कारण से उनको हम लोग ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं देते हैं। सो वी डू नॉट हैव डायरेक्ट ऑफिशियल या डिप्लोमेटिक टाइज या फॉर्मल टाइज विथ द गवर्नमेंट या रेजीम ऑफ अफगानिस्तान। अब बचते हैं तुर्कमेनिस्तान एंड आर्मेनिया। अजरबैजान की बात की जाए तो अजरबैजान के साथ भी हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, बिकॉज अजरबैजान ऑल्सो अलाइंस विथ पाकिस्तान। ये दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं एंड बोथ of them in association with Turkey tries to blemish India, tries to project India as an anti-Islamic country। वो कश्मीर मुद्दे पे भी अननेसेसरीली वो इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान, आर्मेनिया, टर्की टर्की इनसे तो कोई उम्मीद रख नहीं सकते थे, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर एंटी इंडियन और हार्बर एंटी इंडियन सेंटिमेंट। अब बचा एक तरफ इराक, तुर्कमेनिस्तान एंड आर्मेनिया। तो इन तीनों के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, एमिकेबल हैं, बट उसमें भी सबसे अच्छे संबंध हमारे आर्मेनिया के साथ हैं। एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज चोजन आर्मेनिया एज ए बेस फॉर ऑपरेशन सिंधु। आर्मेनिया की बात की जाए तो हमेशा से ही आर्मेनिया की सरकार भारत को सपोर्ट करती रही है ऑन कश्मीर इशू। कश्मीर मुद्दे पे भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है कि इट्स अ बाईलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड नो अदर कंट्री शुड ट्राई टू इंटरवीन इनटू इट। ये भारत का स्टैंड है और इसी बात को आर्मेनिया हमेशा ही रीइटरेट करता है। हाल फिलहाल में एक और खबर निकल करके आ रही है यूएस से, उसको हम लोग डिटेल में किसी दिन देखेंगे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू अननेसेसरीली इंटरवीन इनटू इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जबकि भारत का सीधा सीधा स्टैंड है कि भारत पाकिस्तान के संबंध में कोई और तीसरा इंटरवीन नहीं करेगा, स्पेशली इन द मैटर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो इंडिया का स्टैंड है कि इट्स अ बायलैटरल इशू, उसको पूरी तरह से सपोर्ट करता है आर्मेनिया। साथ ही साथ आर्मेनिया इज वेरी वोकल सपोर्टर ऑफ इंडियाज एस्पिरेशन टू गेट परमानेंट मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आर्मेनिया हमें अनइक्विवोकली सपोर्ट यानी कि पूरा सपोर्ट करता है। तीसरा, आर्मेनिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जिसका नाम है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसकी मदद से भारत के पोर्ट मुंबई को कनेक्ट किया जा रहा है विथ सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट ऑफ रसिया। इससे क्या है कि रसिया और भारत के बीच में कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन होगी और ट्रेड को बूस्ट मिलेगा। अब ये जो INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, इट मूव्स वाया बंदर अब्बास पोर्ट इन ईरान एंड देन वहां से लैंड रूट फ्रॉम बंदर अब्बास टू बंदर अंजलि इन ईरान एंड देन through some Central Asian countries are in this side basically, but they are also active participant in development of this international north-south transport corridor। वहाँ से ये कजाकिस्तान अस्त्राखान में जाता है। कजाकिस्तान तो ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्री एंड देन वहाँ से कनेक्ट होगा सेंट पीटर्सबर्ग के साथ। तो INSTC में भी आर्मेनिया इज प्लेइंग अ प्रोएक्टिव रोल, इट इज एन इम्पॉर्टेंट नोडल सेंटर। तो इन सब कारणों से आर्मेनिया भारत के अच्छे टर्म से हैं और आर्मेनिया हैज बीन सपोर्टिंग इंडिया इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो टू लॉन्च ऑपरेशन सिंधु। INSTC पे इसी साल UPSC ने प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था कि INSTC है क्या। ये छोटा सा प्रश्न था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। UPSC ने 2 साल पहले इंडियन डायस्पोरा पे मेंस में प्रश्न पूछा था कि इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट, डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट फॉर इंडिया। तो अगेन जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि UPSC IPSC मेंस में अक्सर मेंस पेपर में आप देखोगे कि मेंस क्वेश्चन में वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल जस्टिफाई दैट स्टेटमेंट। फिर दूसरे पार्ट में प्रश्न होता है। प्रश्न में भी 2 या 3 कंपोनेंट होते हैं, तो आपको दोनों या तीनों कंपोनेंट को अलग अलग से डील करना होता है। ठीक है, तो आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना होगा 2-3 लाइन में और फिर आप आगे बढ़ेंगे और दोनों कंपोनेंट को अलग अलग से डील करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्रीन इंडिया मिशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ग्रीन इंडिया मिशन को भारत सरकार ने लॉन्च किया था साल 2014 में, बट इट इज पार्ट ऑफ ओवरऑल अ ब्रॉडर मिशन
जिसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, NAPCC। ये NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, भारत सरकार की आप कह सकते हैं कि सबसे कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव रही है अभी तक विथ रिस्पेक्ट टू डीलिंग विथ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज साल 2008 में लाया गया था, मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके टोटल 8 कंपोनेंट हैं। नेशनल सोलर मिशन, इसके अंतर्गत सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को ऑगमेंट किया जाता है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। इसी के अंतर्गत तमाम इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। जैसे हाल फिलहाल में बात की जा रही है ना कि AC एयर कंडीशनर्स के टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए, उनके रेंज को 20 to 28 डिग्री सेल्सियस विद द एम ऑफ इनहांसिंग एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये ओवरऑल इसी मिशन के अंतर्गत ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। नेशनल वाटर मिशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, जिससे रिलेटेड हम आज बात करेंगे, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन दोनों अप्रोचेस को प्रमोट करने के लिए फॉर डीलिंग विथ क्लाइमेट चेंज ये 8 सेट ऑफ मिशंस अनाउंस किए गए थे साल 2008 में। कलेक्टिवली दे आर नोन एज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ग्रीन इंडिया मिशन इज वन ऑफ द 8 कंपोनेंट। तो ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज को इंट्रोड्यूस किया गया था साल 2008 में, बट एक एक करके अलग अलग कंपोनेंट्स को बाद में लॉन्च किया गया। ग्रीन इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया साल 2014 में ऑफिशियली। इट इज वन ऑफ द 8 मिशंस अंडर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। अब ग्रीन इंडिया मिशन के कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स जरा देखते हैं। तो इसका मेन मकसद है, जैसा नाम से आपको समझ आ रहा है, कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को इंक्रीज करना है इन बोथ फॉरेस्ट एज वेल एज नॉन फॉरेस्ट लैंड, एंड ओवरऑल 5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एडिशनल लैंड हैज टू बी ब्रॉट अंडर फॉरेस्ट कवर। उसके अलावा क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ अबाउट 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट बाय 2030। कार्बन सिंक क्या होता है? कार्बन सिंक फॉरेस्ट या ट्रीज को कहा जाता है कार्बन सिंक बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब CO2। तो पहला और दूसरा टारगेट इंटर रिलेटेड ही है। जब 5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में ट्री कवर को इंक्रीज किया जाएगा तो नेचुरली कार्बन सिंक विल ऑल्सो इंक्रीज। बट कितना कार्बन सिंक यानी कि कितना CO2 को एब्जॉर्ब करना है उसको भी क्वांटिफाई किया गया है ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत, कि इतना हमें फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है जिसकी एबिलिटी 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 को एब्जॉर्ब करने के बराबर हो बाय 2030। तो इतना CO2 को एटमॉस्फेयर से हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे थ्रू द ट्री कवर दैट विल बी इंक्रीज्ड अंडर ग्रीन इंडिया मिशन। अब ग्रीन इंडिया मिशन के इंप्लीमेंट हुए 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। ग्रीन इंडिया मिशन के कुछ लैकुनास, कुछ फ्लॉज सामने निकल करके आ रहे हैं कि यहाँ पे मेनली फोकस रह रहा है ऑन प्लांटेशन, पेड़ लगाने पे। और सरकारों को, अलग अलग सरकारें जो हैं स्टेट लेवल पे या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, अब उनको धीरे धीरे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स से ये बात पता चल रही है कि सिर्फ एक पेड़ का जो रोल है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है इन एक्टिंग एज ए कार्बन सिंक जितना रोल होता है ओवरऑल एक फॉरेस्टेड एरिया का। तो ये जो प्लांट सेंट्रिक अप्रोच है कि पेड़ लगा दो पेड़ लगा दो, उससे ये गोल पूरा नहीं होने वाला है, उससे लक्ष्य ग्रीन इंडिया मिशन का पूरा नहीं होने वाला है। देयर इज ए नीड ऑफ अ ब्रॉडर या कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इन ऑर्डर टू प्रमोट प्लांटेशन ड्राइव एंड एब्जॉर्ब एडिशनल CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो plant centric approach, I have told you so many times during my newspaper analysis itself कि mains is all about data, facts from credible sources and key words। तो ग्रीन इंडिया मिशन सोचते ही आपके दिमाग में क्रिटिसिज्म आना चाहिए कि इसका प्लांटेशन सेंट्रिक अप्रोच है, दैट इज अ नैरो अप्रोच, जिस कारण से ये उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से की वर्ड्स पिक करने होंगे आपको। अब ग्रीन इंडिया मिशन को रिवैम्प करते हुए भारत सरकार ने, चूंकि इसमें कुछ लैकुनास भी थे, तो उसको रिवैम्प करते हुए भारत सरकार ने हाल फिलहाल में 17 जून को एक नया डॉक्यूमेंट रिलीज किया है विच विल नाउ कंप्लीटली रिवैम्प या रीस्ट्रक्चर ग्रीन इंडिया मिशन एंड डू अवे विथ इट्स फ्लॉज। 17 जून को क्यों रिलीज किया? व्हाट इज
द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेट वो भी समझ लेते हैं। 17th जून इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। 17 जून को ही क्यों मनाया जाता है डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट बाय यूनाइटेड नेशन? वो इसलिए क्योंकि इसी दिन को 1994 में द इंटरनेशनल कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, वाज अडॉप्टेड। तो आपको एनवायरनमेंट की क्लासेस से या रिवीजन से एक बात तो याद होगी ही कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वो हुई 1992 में रियो अर्थ समिट। वहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस अडॉप्ट किए गए। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। तो 1992 में यूएनसीसीडी की चर्चा हुई थी, बट अल्टीमेटली इट वाज अडॉप्टेड on 17 June 1994, and that is why this day is celebrated worldwide या observed worldwide as a day to combat desertification and drought। और उसी तारीख को 17 जून को फिर भारत सरकार ने ग्रीन इंडिया मिशन से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया, जहां पे अब ग्रीन इंडिया मिशन को थोड़ा रिवैम्प किया जाएगा। तो अब ग्रीन इंडिया मिशन विल फोकस मेनली ऑन वल्नरेबल एरिया, जैसे कि अरावली रेंजेस पे फोकस करेंगे, वेस्टर्न घाट्स पे फोकस करेंगे एंड हिमालयन रीजन पे फोकस करेंगे। नाउ ग्रीन इंडिया मिशन में एम्फेसिस विल बी ऑन माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स। भारत के अलग अलग जो वल्नरेबल एरियाज हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाएगा, और वहां पे जैसे पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट को भी अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया जाएगा, उनको कहा जाएगा माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स, और फिर वहां पे बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि वहां के लोकल इकोसिस्टम को रीस्टोर किया जा सके। फोकस सिर्फ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे नहीं होगा, साथ ही साथ लाइवलीहुड जनरेशन पे भी होगा, so that the concept of sustainable development gets implemented. A cadre या group of trained youths will also be developed, जिनको कहा जाएगा प्रोएक्टिव ग्रीन इंडिया फोर्स, जिनका काम होगा कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज में सपोर्ट करे। तो एक फोर्स भी डेवलप किया जाएगा, ग्रीन इंडिया फोर्स अंडर ग्रीन इंडिया मिशन। तो ये सब कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे अंडर ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है एनवायरनमेंट से संबंधित। डिस्पाइट हैविंग लो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड प्रोएक्टिव अप्रोच टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन एट बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल। डिस्कस। तो आपको पहले बताना होगा कि भारत ने ओवरऑल, हो सकता है और ये सच्चाई भी है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन करने वाला देश है आज के टाइम में, आफ्टर चाइना एंड यूएस। ये बात सही है। आप वैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि इंडिया करेंटली इज 3rd लार्जेस्ट इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। बट अगर ओवरऑल एक्यूमुलेटेड तरीके से देखा जाए कि ग्रीन हाउस गैसेस भारत ने कितना इमिट किया है राइट सिंस इंडस्ट्रियल एरा, जब से ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन मेनली शुरू हुआ है से लेकर के अभी तक, तो ओवरऑल भारत ने सिर्फ 3% ही टोटल ग्लोबल इमिशन किया है, विच इज सिग्निफिकेंटली लेस। पर कैपिटा की अगर बात की जाए, पर पर्सन की अगर बात की जाए, तो हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन इज सिग्निफिकेंटली लेस एज कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज। इस पे तो एपीएससी प्रीलिम्स में आई थिंक या यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल आया था। 1.9 टन के आसपास हमारा पर कैपिटा इमिशन है ओवरऑल अभी तक। पर कैपिटा इमिशन मतलब जितना इमिशन हमने किया है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, जबकि ग्लोबल एवरेज है 4.7 टन। तो आपने पहले स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दिया। अब आपको बताना है कि भारत ने क्या क्या अप्रोचेज लिए हैं क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन के लिए एट बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल। तो आपको किसी भी सवाल में ज्यादा से ज्यादा अगर मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको उस सवाल के सारे कंपोनेंट्स को डील करना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब इस सवाल में अगर आप देखें तो 4 पार्ट हैं। भारत का अप्रोच टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एट इंटरनेशनल लेवल एंड नेशनल लेवल, भारत का अप्रोच टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एट इंटरनेशनल लेवल एंड नेशनल लेवल। तो अब 4 कंपोनेंट हैं, चारों कंपोनेंट में कम से कम 2-2 पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे, तभी जाकर के 10 मार्कर में आपको 6 मार्क्स के आसपास मार्क्स मिल पाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ब्रेक डाउन अ क्वेश्चन एंड सी कि व्हाट आर द सब क्वेश्चंस या सब कंपोनेंट्स ऑफ द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड, एंड यू हैव टू डील विथ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इन ऑर्डर टू स्कोर मोर एंड मोर।
Next topic is about SMILE scheme, important from GS paper 2 governance point of view. SMILE scheme stands for Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise. It is a scheme by Ministry of Social Justice and Empowerment. इसका मेन मकसद होता है कि जो लोग भी बेगारी में लगे हैं या ट्रांसजेंडर पर्सन्स, इनका रिहैबिलिटेशन कराया जाए, उनको निकाला जाए और उनको कुछ मीनिंगफुल लाइवलीहुड दिया जाए, साथ ही साथ उनके हेल्थ और एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाए। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब इट इज फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होते हैं भारत सरकार के, उसमें पार्टली इट इज फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली इट इज फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूरा पूरा भारत सरकार इसका खर्चा उठाएगी। जो लोग बेगारी में इन्वॉल्व है उनको रेस्क्यू किया जाएगा फ्रॉम द स्ट्रीट्स, उनको शेल्टर, फूड एंड हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा, कोलैबोरेशन विद एनजीओज किए जाएंगे ताकि इस स्कीम को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। स्माइल स्कीम के अंतर्गत ट्रांसजेंडर्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स पढ़ पाएं, उनको स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा ताकि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो पाए। अब जो करंट न्यूज है स्माइल स्कीम से रिलेटेड वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर के बाद रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी स्माइल स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया। दिस न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट स्माइल स्कीम अभी मेंस पर्सपेक्टिव से कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं ये ध्यान में रखो आप। कभी भी अगर कोई ऐसा स्कीम या ऐसा कोई सवाल है, क्योंकि मेंस में तो ब्रॉडर क्वेश्चन होते हैं, एकदम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जनरली होते नहीं हैं। सो यू डू नॉट एक्सपेक्ट डायरेक्टली अ क्वेश्चन asking you what is SMILE scheme and mention its provision. Such questions rarely do come, but question will be a broader one कि poverty के problems हैं तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसमें अलग अलग जो इनिशिएटिव्स आप भारत सरकार के लिख रहे होंगे वहां पे आप स्माइल स्कीम का भी जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्शंस टू टैकल पॉवर्टी में स्माइल स्कीम कैन बी मेंशन, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होगा एथिक्स पेपर में। केस स्टडीज में कभी कभार ऐसा केस आपके सामने रख दिया जाता है कि आप एक ऑफिसर हैं और आप लोगों को भीख मांगते हुए देख रहे हैं, उनसे आपने इंक्वायरी की तो पता चला कि उनके पास और कोई जगह नहीं है रहने को, या आप ट्रांसजेंडर्स को देख रहे हैं कि वो ट्रैफिक सिग्नल पे आते जाते गाड़ियों से पैसा मांग रहे हैं, आपने उनको जाकर के कन्फ्रंट किया तो उन्होंने फिर आपके सामने रोने लगे, कहे कि सर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सर्वाइवल का, हम करें क्या। तो अब उस केस में आप क्या करेंगे। तो इस तरीके के केस स्टडीज में आप स्माइल स्कीम का जिक्र कर सकते हैं। गवर्नेंस का नॉलेज खूब इस्तेमाल होता है एथिक्स में, खासकर केस स्टडीज में, कि ऐसे ट्रांसजेंडर्स को या बेगरी में इन्वॉल्व लोगों को, बेगर्स को हम लोग रिहैबिलिटेट करेंगे अंडर स्माइल स्कीम। लोकल एनजीओ से मैं कनेक्ट करूंगा और उनको स्माइल स्कीम के अंतर्गत रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पीएम वानी स्कीम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। पीएम वानी स्कीम, इसका मेन मकसद है कि लोगों को वाईफाई सर्विस अवेलेबल किया जाए, वाईफाई सर्विस अवेलेबल करवाया जाए लोगों को, ताकि लोग आराम से इंटरनेट सर्विसेज का इस्तेमाल करके जो भी बेसिक गवर्नेंस रिलेटेड सर्विसेज हैं, आधार पैन बनवाने की ये सारी सुविधाएं, वो यूज कर पाए। तो पीएम वानी स्कीम में काम कैसे होगा, देखिए पहले जैसे पीसीओ बूथ्स हुआ करते थे वैसे ही अब पीडीओ बूथ्स लगाए जाएंगे, पब्लिक डेटा ऑफिसेस, जस्ट लाइक पीसीओ, पब्लिक कॉल ऑफिसेस अर्लियर। आजकल तो किसी को जरूरत ही नहीं होती, पीसीओ बूथ होते ही नहीं है क्योंकि अब तो सबके पास मोबाइल फोन है। अब बनाए जाएंगे पीडीओज। तो पीडीओज बनाए जाएंगे अलग अलग इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे, जैसे चाय की दुकान पे, कैफेज में, जहां लोग जाकर के बैठते हैं। इन पीडीओज को इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी सरकार थ्रू पीडीओए, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स, और इन को इंटरनेट फैसिलिटीज यहां पीडीओए से प्रोवाइड कराया जाएगा। पीडीओ खोलने के लिए नो सेपरेट लाइसेंसेस रिक्वायर्ड, ठीक है। पीडीओ खोलने के लिए बस आपको अप्लाई करना है, एक एप्लीकेशन देंगे, आपको अप्रूवल मिल जाएगा और आप पीडीओ खोल सकते हैं। उसके बाद पीडीओए से आपको बहुत ही लेसर अमाउंट पे पीडीओस को इंटरनेट फैसिलिटी मिलेगी थ्रू ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, और पीडीओस को क्या करना है कि वही इंटरनेट फैसिलिटीज को लोगों को अवेलेबल कराना है थ्रू वाईफाई। सो दे हैव टू पास डेटा टू द कस्टमर एट ए वेरी लोअर कॉस्ट। इस तरीके से पीएम वानी स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब पीएम वानी स्कीम मैं इसलिए कवर कर रहा हूं
क्योंकि अगेन सीधा सीधा मेंस में आएगा नहीं, मान लीजिए PM1 स्कीम, लेकिन कल ही या शायद से परसों हमने देखा था अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। द प्रॉब्लम ऑफ डिजिटल डिवाइड के कारण ई गवर्नेंस के बेनिफिट्स लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं, खासकर उन लोगों के पास जिनके पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो PM1 स्कीम कैन बी एन इफेक्टिव स्टेप in the direction of dealing with digital divide problem and it will help in promoting digital dividend। न्यूज जो है PM1 स्कीम से रिलेटेड वो काफी सरल है, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। द टेलीकॉम सेक्टर का जो रेगुलेटर है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने प्रपोज किया है कि देयर मस्ट बी ए कैप। कैप मतलब ओवरऑल सीलिंग लिमिट ऑन पीडीओज। पीडीओज कितना चार्ज कर सकते हैं फॉर इंटरनेट सर्विसेज, उस पर एक लिमिटेशन लगाना होगा। ये सजेस्ट किया है TRAI ने कि ये जो पब्लिक वाईफाई प्रोवाइड करने वाले पीडीओज हैं, दे मस्ट बी सब्जेक्टेड टू अ कैप एज फार एज इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी टू कॉमन पब्लिक इज इन्वॉल्व। तो ये सजेशन है, अभी इस पे कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं हुआ। दैट इज वाई इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज येट। आप जब भी डिजिटल डिवाइड की बात करोगे, ई गवर्नेंस की बात करोगे, इसको कैसे प्रमोट करना है, तो वहां पे आप PM1 स्कीम का जिक्र कर सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये फ्लुएंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। G20 से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट सही है, ये चारों देश G20 के मेंबर हैं। NPT के हिसाब से चाइना एंड फ्रांस आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, सो आंसर वुड बी 1 and 2 ओनली। न्यू स्टार्ट ट्रीटी वाज बिटवीन US एंड और इज बिटवीन US एंड रसिया, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है बट दूसरा सही है। हाइड्रोलिक लिफ्ट तो इट इज बेस्ड ऑन पास्कल लॉ। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।